विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता के विविध रूपों के बारे में। एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक है, फ्रांसीसी विचारक है मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी दिया है। इन्होंने स्वतंत्रता के बारे में कहा है कि स्वतंत्रता के अतिरिक्त शायद ही कोई ऐसा शब्द हो जिसके इतने अधिक अर्थ होते हैं और जिसने नागरिकों के मस्तिष्क पर इतना अधिक प्रभाव डाला हो। कहने का तात्पर्य ये है कि स्वतंत्रता ऐसा शब्द है जिसका प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तरीके से अलग अलग अर्थ इसका निकालता है और प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में, दिमाग में स्वतंत्रता के बारे में अलग अलग अवधारणाएं और अलग अलग विचारधाराएं समाहित है। मॉन्टेस्क्यू के इस कथन से हम ये समझ सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता के विविध रूप प्रचलित है, जिनमें से कुछ रूप का अध्ययन हम आज करेंगे, जिसमें सबसे पहला है प्राकृतिक स्वतंत्रता। इस प्राकृतिक स्वतंत्रता की जो अवधारणा है, इसके अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति की देन होती है। मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र होता है, जैसा कि रूसो नामक राजनीतिक विचारक ने कहा भी है। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है। प्राकृतिक स्वतंत्रता का आशय मनुष्य की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता से है। संविदावादी जो विचारक है, जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो, इन विचारकों का मत है कि राज्य की उत्पत्ति के पूर्व व्यक्तियों को इसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वाधीनता की घोषणा और फ्रांस की राज्य क्रांति में भी इसी प्रकार की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया गया था। प्राकृतिक स्वतंत्रता की इस धारणा के अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त होती है और निरपेक्ष होती है, अर्थात समाज या राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार से सीमित या प्रतिबंधित नहीं कर सकता। प्राकृतिक स्वतंत्रता की स्थिति की अगर हम बात करें, ये जो अवधारणा है प्राकृतिक स्वतंत्रता वाली, ये एक तरह से मत्स्य न्याय वाली स्थिति होगी। अगर प्राकृतिक रूप से हम सभी को स्वतंत्र मान लें तो समाज में केवल कुछ व्यक्ति ही अस्थायी रूप से स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल जो शक्तिशाली व्यक्ति है उनको ही स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अगर हम प्राकृतिक स्वतंत्रता का उपभोग करने की बात करें तो केवल जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो स्वतंत्र होंगे और निर्बल व्यक्तियों के जीवन में स्वतंत्रता नहीं होगी। केवल शक्तिशाली व्यक्ति ही स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेंगे। तो ये जो प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा है, ये व्यवहारिक नहीं है और व्यवहार में सभी व्यक्तियों को इस तरह की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरी स्वतंत्रता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसका तात्पर्य ये है कि व्यक्ति के उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिनका संबंध केवल उसके ही अस्तित्व से हो। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक राजनीतिक विचारक व्यक्ति के जो व्यक्तिगत कार्य है, जैसे उसे भोजन मिलना चाहिए, वस्त्र प्राप्त होने चाहिए, व्यक्ति का अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, पारिवारिक जीवन उसका किस तरह का होना चाहिए, इन क्षेत्रों में व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और उस पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थकों के अनुसार व्यक्ति को ये जो व्यक्तिगत कार्य हैं इनमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। व्यक्तिवादी विचारक और कुछ सीमा तक जो बहुलवादी विचारक है, उन्होंने भी इस स्वतंत्रता का समर्थन किया है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सबसे बड़े समर्थक है J.S. मिल, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि मानव समाज को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु है। अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु है। कहने का तात्पर्य ये है
कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक व्यक्तिगत जीवन को बिल्कुल स्वतंत्र मानते हैं और उस पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तीसरी स्वतंत्रता का जो आयाम या जो रूप है वो है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता का अभिप्राय व्यक्ति की उन स्वतंत्रताओं से है जो व्यक्ति समाज या राज्य का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। नागरिक स्वतंत्रता का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना होता है। अतः स्वभाव से ही ये स्वतंत्रता असीमित या निरंकुश नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये राज्य द्वारा प्रदान की जाती है। नागरिक स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है। शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति और व्यक्तियों के समुदाय से स्वतंत्रता। शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता लिखित या अलिखित संविधान द्वारा या मौलिक अधिकारों के माध्यम से या फिर अन्य किसी और तरह से ये स्वीकृत की जा सकती है। और दूसरा जो रूप है समुदाय या मनुष्य, तो अन्य समुदाय या मनुष्य जो है वो किसी भी मनुष्य की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो राज्य द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इस तरह से नागरिक स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता है जो असीमित या निरंकुश नहीं है, जो राज्य का सदस्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होती है और राज्य द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चौथी स्वतंत्रता है राजनीतिक स्वतंत्रता। अपने राज्य के कार्यों में स्वतंत्रता पूर्वक सक्रिय भाग लेने की जो स्वतंत्रता है उसको राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति को जो अधिकार है वो इस तरह से प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि मतदान का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, उचित योग्यता होने पर सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, सरकार के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार। इन अधिकारों अगर ये अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होते हैं इसका मतलब वो उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है और प्रत्येक व्यक्ति देश की शासन व्यवस्था में भाग लेने की स्वतंत्रता का उपभोग कर रहा है। पांचवी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है आर्थिक स्वतंत्रता। वर्तमान समय में आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अपने आर्थिक प्रयत्नों का लाभ स्वयं प्राप्त करने की स्थिति में हो तथा किसी प्रकार उसके श्रम का दूसरे द्वारा शोषण नहीं किया जा सके। आर्थिक स्वतंत्रता से अभिप्राय हम इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने की सुविधा और सुरक्षा प्राप्त हो। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने में स्वतंत्रता हो कि किस तरह से वो अपनी आजीविका कमाए, किस तरह से अपना जीवन यापन करे, इसमें उसे सुरक्षा और सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। तो इसका मतलब वो आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र है। छठी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है नैतिक स्वतंत्रता। व्यक्ति को अन्य सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त होने पर भी यदि वह नैतिक दृष्टि से परतंत्र है तो उसे स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। नैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति से है जिसमें वह अनुचित लोभ लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता हो। प्लेटो, अरस्तु, ग्रीन, बोसांके आदि ने नैतिक स्वतंत्रता का समर्थन किया है और इनका मानना है कि नैतिक स्वतंत्रता में ही मनुष्य का विकास संभव है। अब हम बात करेंगे सबसे अंतिम स्वतंत्रता जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार के समान ही प्रत्येक राष्ट्र को भी स्वतंत्र होने का अधिकार होना चाहिए और राष्ट्रों की स्वतंत्रता संबंधी इस व्यवस्था को राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहा जा सकता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के विचार के अनुसार भाषा, धर्म, संस्कृति, नस्ल, ऐतिहासिक परंपरा आदि की एकता पर आधारित राष्ट्र का ये अधिकार है कि वह स्वतंत्र राज्य का निर्माण करे तथा अन्य किसी राज्य के अधीन नहीं हो। तो इस तरह से प्रत्येक राष्ट्र को भी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और कोई भी राष्ट्र अन्य राष्ट्र के अधीन नहीं होना चाहिए। तो ये है स्वतंत्रता के विविध आयाम